तो चलिए शुरू करते हैं सुजैन कैन के द्वारा लिखी गई किताब क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग से। अपनी इस बेस्ट सेलर बुक में सुजैन कैन इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि इंट्रोवर्ट्स इस दुनिया को किस नजर से देखते हैं। उन्होंने इस किताब के थ्रू इंट्रोवर्ट्स के सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट को डिस्क्राइब किया है। ये दुनिया जहां एक से बढ़कर एक आइडियल, हाईली असर्टिव पर्सनैलिटी के एक्सट्रोवर्ट्स भरे पड़े हैं, वहाँ कभी कभी इंट्रोवर्ट्स लोगों की एडवांटेज या तो भुला दी जाती है या नेग्लेक्ट की जाती है। और यहीं पर सुजैन का सबसे इम्पोर्टेंट गोल आता है, आपको इंट्रोवर्ट्स होने के फायदे गिनाना। जी हाँ, आमतौर पर हमारी सोसाइटी में इंट्रोवर्ट्स होना उतना अच्छा नहीं माना जाता। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, इंट्रोवर्ट्स बच्चों को अपने स्कूल के दिनों में अक्सर सजा मिलती है, पनिशमेंट मिलता है, क्योंकि वो सबके जैसे नहीं होते, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते जैसा कि उन्हें बाकी बच्चों की तरह करना चाहिए। तो किसी भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी का वेस्टर्न आइडियल है हाईली एनर्जेटिक होना, कॉन्फिडेंट और कम्युनिकेटिव होना, जो कि इंट्रोवर्ट्स लोगों के कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि क्वाइटनेस, शाइनेस और आउटवर्ड एक्शन की कमी के एकदम अपोजिट है। और उनकी पर्सनैलिटी की इन खास बातों को नेगेटिव समझा जाता है। हालांकि जैसा कि सुजैन कैन पॉइंट आउट करती है कि ये बस एक स्टीरियोटाइप है जो बदकिस्मती से बहुत से इंट्रोवर्ट्स लोगों को सक्सेस के उस लेवल तक पहुंचने से रोकती है जहां उन्हें वाकई में होना चाहिए था। तो यहाँ हम सबसे पहले तो एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन क्या है इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे और बाद में कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन के बारे में। साइकोलॉजी में ये दोनों ही टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट होती है। वैसे एक साइंस के सब्जेक्ट के तौर पर साइकोलॉजी में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट टाइप का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से ही इंट्रोड्यूस हो चुका था और बाद में सालों के कई सारे रिलायबल मॉडल्स और थ्योरीज के थ्रू इस सब्जेक्ट को ज्यादा अटेंशन मिलने लगी। कार्ल गुस्ताव जंग, जो कि एक बहुत बड़े जाने माने साइको एनालिस्ट थे, उनका साइको एनालिसिस के साथ साथ साइकोलॉजी में भी काफी कंट्रीब्यूशन रहा है और उन्होंने इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन इन दो टाइप्स के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा काम किया, जो हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए कंसर्न का मैटर है। मगर आज भी हमारे पास इन टर्म्स की कोई कंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर दो ऐसे लोगों का एग्जाम्पल देंगे जो काफी फेमस है। जॉन लेनन, जो कि पॉपुलर म्यूजिक के फील्ड में एक इम्पोर्टेंट फिगर है, वो एक पक्के एक्सट्रोवर्ट थे। वो हमेशा लाउड रहते थे, किसी भी चीज का तुरंत रिस्पॉन्स देते थे। उन्हें पब्लिसिटी बिना बहुत पसंद थी, जो उन दिनों बीटल्स को मिला करती थी, और हमेशा लोगों से घिरे रहना उनकी आदत थी। बीटल्स का ग्रुप छोड़ने के बाद भी वो मीडिया का अटेंशन खींचते रहे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए योको ओनो के साथ उन्होंने अपना फेमस बेडिंग्स फॉर पीस रखा था, जहां उन्होंने जर्नलिस्ट को अपने होटल रूम में इनवाइट किया। जब वो कई दिनों के लिए बेड पर ही लेटे रहे थे, तो कई हफ्तों तक वो सिर्फ होटल के अंदर ही घूमते रहते थे और जर्नलिस्ट से बातें करते हुए अपनी फिल्म बनवाते रहते थे। अब ये सिचुएशन तो किसी इंट्रोवर्ट के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगी। हाँ, ये सच है कि पॉपुलर लोगों को ये बात एक्सेप्ट करना जरूरी है कि जब वो स्ट्रीट्स पे निकलेंगे तो लोग उनके पीछे पड़ेंगे, उन्हें रोकेंगे, और ऑब्सेस्ड फैंस तो उन्हें हैरास तक कर सकते हैं। लेकिन हर कोई फेमस इंसान खुद जर्नलिस्ट को अपने होटल स्वीट में बुला करके उनके साथ इतना नहीं घुलता मिलता। अब डैनियल रेडक्लिफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का, जो काफी फेमस होने के बावजूद भी जर्नलिस्ट और पब्लिसिटी को हर कीमत में अवॉइड करने की कोशिश करते थे। उन्हें हर एक ब्लॉकबस्टर मूवी में होने का बिल्कुल शौक नहीं था और ना ही वो पार्टी एनिमल थे। यहाँ तक कि लोगों से बचने के लिए वो सड़क पर अपने कई सारे डॉग्स को लेकर वॉक करते थे। कई सारे डॉग्स से हमारा मतलब है वाकई में बहुत सारे डॉग्स। जरा इमेजिन कीजिए, डैनियल रेडक्लिफ 10 कुत्तों के साथ रोड पर चल रहे हैं। ये उनका बड़ा मजेदार तरीका था अपने फैंस को दूर रखने का। अब वापस से जॉन की बात करते हैं। बीटल्स ने मिड 60s के अंदर जो मूवीज बनाई थी, उनमें जॉन की लाउड पर्सनैलिटी को थोड़ा और बढ़ा चढ़ा करके दिखाया था। इन सभी फिल्मों में उन्हें एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया जाता था जो कि हमेशा मस्ती के मूड में रहता है, जोक्स मारता रहता है, मतलब कि जिसकी पूरी जिंदगी ही एक पार्टी है। वो अपने बैंडमेट जॉर्ज हैरिसन के पोलर अपोजिट थे, जो एक्सपोजर बिल्कुल पसंद नहीं करते और ज्यादातर चुपचाप से पीछे बैठे रहते थे। तो बीटल्स की स्टेज परफॉर्मेंस में भी जॉर्ज कहीं बैक साइड में खड़े रहते थे, जबकि जॉन और पॉल मैकार्टनी हमेशा फ्रंट पे रहते थे। जॉन से बिल्कुल अलग जॉर्ज हैरिसन खुद को हमेशा काम में डुबाए रखते थे। उनका म्यूजिक भी काफी डिफरेंट था।
बीटल्स एरा के दिनों में हैरिसन के सॉन्ग्स आइडिया और कंटेंट वाइज मार्केटिनी और लेनिन की कंपोजिशन से बहुत डिफरेंट होते थे। मतलब कि उनके गाने ना कुछ अलग ही होते थे, जिनमें थोड़ी फिलॉसफी और मिस्ट्री छुपी थी। और जब उनका बैंड बंद हो गया तो हैरिसन ने खुद को एक्सप्रेस करना शुरू किया और फाइनली अपना मास्टरपीस रिकॉर्ड किया, एक डबल एल्बम ऑल थिंग्स मस्ट पास। उन्हें इसे परफेक्ट बनाकर के रिकॉर्ड करने में कई साल लग गए थे, जो कि उनकी एक और खासियत थी। हैरिसन जो कि एक परफेक्शनिस्ट थे, अपने म्यूजिक में इतना फोकस करते थे कि अपने आसपास की हर चीज भूल जाते थे। वो महीनों तक अपने सोशल सर्कल और बाकी सब चीजों से दूर रहते थे। उनकी इस आदत से उनके बैंडमेट्स तक परेशान हो जाते थे, क्योंकि परफेक्शनिज्म के चक्कर में कई बार उनकी कंपोजिशन भी फिनिश नहीं हो पाती थी। तो अब देखो ये दो म्यूजिशियन आपस में कम्युनिकेट कैसे करते थे। लगभग हर इंटरव्यू में जॉन ही पिच डोमिनेट करते थे, क्योंकि वही सबसे लाउडेस्ट थे, और दूसरों को इंटरप्ट करके बस अपनी बात ऊपर रखते थे या कोई मजेदार किस्सा सुनाने लगते। दूसरी तरफ जॉर्ज चुपचाप रहते थे। उन्हें बोलने से ज्यादा सुनना पसंद था, और जब वो बोलते भी थे ना तो गुम से रहते थे, बड़ी ही सॉफ्ट वॉइस में बोलते थे। जॉन उन लोगों में से थे जो नजरें मिलाकर के बात करते हैं और आपको भी अपनी दुनिया का हिस्सा बना लेते हैं। मगर जॉर्ज शायद ही कभी किसी को देख करके बात करते हो, और बात करते टाइम भी वो नीचे देखते रहते थे कि एग्जैक्टली क्या बोलना है। अब पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो जॉन की पर्सनल लाइफ काफी प्रॉब्लम में थी। उन्होंने लाइफ में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे थे। जॉन बहुत ही सोशल थे। वो रोजाना कई नए लोगों से मिलते रहते थे, जिसमें कई खूबसूरत और जवान लेडीज भी होती थी। अब सीधी सी बात है कि उनके साथ काफी सारे स्कैंडल्स भी हुए जो मीडिया में काफी उछले थे। बाद में वो सेटल डाउन भी हुए, लेकिन जॉन एक ऐसे इंसान रहे जिनकी लाइफ में एक से ज्यादा पार्टनर आए। कई औरतों के साथ उनकी कैजुअल फ्रेंडशिप रही। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज की पर्सनल लाइफ काफी शांत और प्रेडिक्टेबल रही थी। उनका दूसरी औरतों के साथ कोई भी स्कैंडल नहीं रहा था। इंट्रोवर्ट लोगों की दोस्ती बहुत कम होती है, और जिससे भी होती है वो सुपरफिशियल फ्रेंडशिप नहीं होती, बल्कि गहरी रिलेशनशिप होती है जिसे वो हमेशा मेंटेन रखते हैं। ये बात यहाँ पर समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि इंट्रोवर्ट लोग सोशल नहीं होते और लोगों से नफरत करते हैं, मगर ये बिल्कुल गलत है। ये कम दोस्त बनाते हैं, मगर जिससे भी दोस्ती करते हैं पूरे दिल से निभाते हैं। आई थिंक अब आपको शायद थोड़ा आइडिया मिल गया होगा इंट्रोवर्ट लोगों के बारे में। हालांकि हम इस बात पर पूरा जोर नहीं दे सकते कि इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से बात नहीं करना चाहते या उनके साथ आपकी बॉन्डिंग नहीं होती। हमने अभी जॉर्ज हैरिसन का एग्जाम्पल दिया। हालांकि उन्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी, लेकिन वो अपने खास दोस्तों के साथ अक्सर घूमते फिरते थे, और असोशल यानी कि जो सोशल नहीं होते बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। लेकिन ये बात सभी इंट्रोवर्ट्स के साथ होती है, ये तो पक्का है। बेशक उन्हें बातें करना पसंद होता है, लेकिन हर चीज के बारे में नहीं, हर टॉपिक पर नहीं। एक्सट्रोवर्ट्स लोग यूजुअली स्मॉल टॉक पसंद करते हैं। वो अपनी लास्ट नाइट आउट के बारे में घंटों बातें कर सकते हैं, या वेकेशन में उनके साथ हुई किसी फनी बात को भी शेयर करेंगे। दूसरी तरफ इंट्रोवर्ट लोगों को इन सब्जेक्ट्स पर बात करना अच्छा नहीं लगता। उन्हें लाइफ, फिलॉसफी या फिर एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स पर डीप और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करना पसंद होता है। उन्हें ऐसे डीप सब्जेक्ट्स पसंद होते हैं जैसे एक्सट्रोवर्ट्स को एवरीडे की चिट चैट। तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन देखा गया है कि अक्सर एक्सट्रोवर्ट जब कोई इस तरह की बात छेड़ते हैं तो इंट्रोवर्ट उसमें एंगेज नहीं होते।